हमने पिछली वीडियो में वृत्त, जिसे हम इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। और वृत्त होता क्या है? वृत्त दीर्घवृत्त की ही एक विशेष स्थिति है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिप्स। तो ये भी हम लिख लेते हैं। तो वृत्त में क्या हो रहा था? वृत्त के प्रत्येक बिंदु की जो केंद्र से दूरी थी वह समान थी, यानी प्रत्येक बिंदु केंद्र से समदूरस्थ था, यानी इक्विडिस्टेंट था। किंतु दीर्घवृत्त में क्या होगा? जो केंद्र से दूरी है वह लगातार बदलती रहेगी, यानी परिवर्तित होती रहेगी। तो यदि हम दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स बनाना चाहें तो वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इस प्रकार का हमारा एलिप्स आ रहा होगा। और यहां पर जैसा कि हमने पहली वीडियो में भी देखा था, ये कुछ इसी प्रकार का होता है एलिप्स। चलिए अक्ष भी बना देते हैं। तो ये हमने अक्ष बना दिए। तो मूल बिंदु यहां पर कुछ इस प्रकार से ये आ जाने वाला है। तो कुल मिला के बात क्या है कि इस केंद्र की जो दीर्घवृत्त के प्रत्येक बिंदु से दूरी है वह लगातार परिवर्तित होती रहेगी। तो जब ये दूरी समान आ रही थी उस स्थिति में जो दीर्घवृत्त है वह वृत्त कहलाता है, यानी वृत्त एक विशेष स्थिति हो गई दीर्घवृत्त की। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो दूरी है, यानी ये वाला जो बिंदु है, ये यहां पर केंद्र के सबसे नजदीक हुआ, और ये जो बिंदु है ये सबसे दूर हुआ। ये दूरी देखिए कितनी ज्यादा है इससे। तो ये दूरी बहुत ज्यादा आ रही है। इसी प्रकार यहां पर भी देख सकते हैं, ये बिंदु करीब हुआ, ये वाला जो बिंदु है केंद्र के करीब हुआ, और ये दूरी देखिए कितनी ज्यादा है इससे। तो ये बिंदु सबसे दूर हुआ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसे। तो वृत्त की स्थिति में क्या होता था कि केंद्र से हम जो सबसे ज्यादा दूर चले गए, वह जो दूरी है वह केंद्र के सबसे कम जब हम दूर गए उस दूरी के बराबर आती है। यानी जो सबसे अधिक दूरी है और जो सबसे कम दूरी है वे आपस में बराबर आती है। या दूसरे शब्दों में कहें, जो केंद्र से दूरी है बिंदु की वह समान रहेगी हमेशा। वह वृत्त की स्थिति होती है। और दीर्घवृत्त में क्या हुआ कि यहां पर दूरियां परिवर्तित होनी शुरू हो गई। चलिए अब इससे संबंधित गणित की बात करते हैं। तो वह दीर्घवृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु यानी 0,0 हो, उस दीर्घवृत्त का व्यापक या मानक रूप क्या आ जाएगा? x² बटा a² प्लस में y² बटा b² और बराबर में 1 आ जाएगा। यहां पर ये a² और b² संख्याएं होने वाली हैं। यहां पर इनके स्थान पर c² और d² भी आ सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार की संख्या ही है। यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई सवाल हो, दीर्घवृत्त ऐसे बनाया हुआ है, तो उस स्थिति में यदि हम a की बात करेंगे तो a क्या हो जाएगा? जो x दिशा में त्रिज्या की लंबाई है, यानी कि ये वाली जो लंबाई है x दिशा में जो त्रिज्या आ रही है ये a हो जाएगी। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम लिख सकते हैं a,0 हो जाएंगे। इसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे -a,0। उसी प्रकार जो ये b है ये क्या हो जाएगा? y दिशा में जो त्रिज्या की लंबाई हो रही है, यानी ये जो लंबाई है, यहां पर ये वाली जो लंबाई आ रही है ये हमारी b बन जाएगी। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो यहां पर ऊपर है दीर्घवृत्त पर, इसके निर्देशांक 0,b हो जाएंगे, और इस नीचे वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,-b। तो यहां पर ये जो दीर्घवृत्त आया है इसका आकार ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ये जो क्षैतिज लंबाई है यह इसकी ऊर्ध्वाधर लंबाई से ज्यादा है। अब हमें ऐसा दीर्घवृत्त भी मिल सकता है जिसमें ऊर्ध्वाधर लंबाई क्षैतिज लंबाई से ज्यादा हो। अब यहां पर हमने ये जो दीर्घवृत्त बनाया है, अगर हम इसमें देखते हैं तो यहां जिस दिशा में हमें छोटी लंबाई मिलती है तो इसको हम लघु अक्ष कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम इसे माइनर एक्सिस कह सकते हैं। और अगर हम इस लघु अक्ष का आधा कर लेते हैं तो हमें अर्ध लघु अक्ष मिलता है, यानी कि b यहां पर अर्ध लघु अक्ष की लंबाई होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अर्ध लघु अक्ष, यानी कि सेमी माइनर एक्सिस। तो चलिए ये भी हम यहां पर लिख ही लेते हैं साथ में। और यह शब्द कहां से आया? यदि हम इस पूरी दूरी को क्या बोलें? लघु अक्ष बोलें, या ऐसे भी समझ सकते हैं लघु व्यास, यानी माइनर डायमीटर बोलें। लघु व्यास का अर्थ क्या हो गया? जितने भी व्यास है उनमें से सबसे छोटा व्यास आया है ये, तो लघु व्यास हो गया। तो लघु व्यास का हमने क्या किया? उसकी लंबाई का आधा कर लिया है। तो यह b क्या आ गया है? अर्ध लघु अक्ष की लंबाई। तो ये अर्ध लघु अक्ष की लंबाई आ चुकी है। तो ये तो हमने इस प्रकार का दीर्घवृत्त बनाया था जिसमें b का मान छोटा हो a के मान से। अब एक ऐसा दीर्घवृत्त भी आ सकता है जिसमें a का मान छोटा हो b के मान से। तो वह क्या होगा? लंबा और पतला दीर्घवृत्त होगा। यदि उसे हम बनाना चाहें तो वह किस प्रकार का बनने वाला है? हम कह सकते हैं
तो यह हमारा उस प्रकार का दीर्घवृत्त आ जाने वाला है। कुछ इस प्रकार का आएगा, लंबा एवं पतला दीर्घवृत्त। तो इस स्थिति में जो बी है वह अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि सेमी मेजर एक्सिस बन जाएगा। चलिए इसे हम हटा देते हैं ताकि हमें यहां पर कोई असमंजस ना हो। तो अब इस दीर्घवृत्त में हम देख सकते हैं कि जो ये ए है ये होगा अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि सेमी मेजर एक्सिस। तो ये भी हम लिख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और इसे हम और क्या कह सकते हैं, दीर्घ त्रिज्या यानी कि मेजर रेडियस भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके पश्चात जो अर्ध लघु अक्ष है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनर रेडियस यानी कि लघु त्रिज्या, ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसको यहां पर दर्शा भी दिया लघु त्रिज्या लिखकर। चलिए इससे संबंधित हम एक उदाहरण कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं आपके पास आया एक दीर्घवृत्त लेकर जिसका समीकरण है x²/9 प्लस y²/25 बराबर में 1। और यदि मैं आपसे यह पूछता हूं कि x दिशा में जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी और y दिशा में जो त्रिज्या है वह कितनी होगी, यानी हम यहां पर अर्ध लघु अक्ष और अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाइयां ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहां पर हम तुलना करके बता सकते हैं कि जो x दिशा में त्रिज्या का स्क्वायर है वो 9 होने वाला है। जो ये बट्टा में लिखा हुआ होता है ये x दिशा में त्रिज्या का स्क्वायर है। तो इसका मान यदि 9 है तो हम कह सकते हैं कि जो a का मान है यानी x दिशा में जो त्रिज्या है वह 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 का जो वर्ग है वही तो 9 होता है। अब इसी प्रकार से जो y दिशा में त्रिज्या है उसका स्क्वायर 25 लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो b का मान है वह कितना आएगा, 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे ही तो हमें 25 मिलेगा। तो इस प्रकार हमने x दिशा में त्रिज्या और y दिशा में त्रिज्या देख ली। हम देख पा रहे हैं b का जो मान है वह a से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब यह लंबा और पतला दीर्घ वृत्त बनने वाला है। तो चलिए इसे हम बना भी लेते हैं यहां पर। तो मान लीजिए यह कुछ इस प्रकार का दीर्घवृत्त बनने वाला है। तो चलिए यहां पर इसको आलेख में अंकित करते हैं। ये मान लीजिए इस प्रकार का ये दीर्घवृत्त है और अक्ष भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए यह हमारा इस प्रकार से y अक्ष आ जाने वाला है और इस प्रकार से यह हमारा x अक्ष आ जाने वाला है। तो a का मान 3 है। इसका अर्थ हुआ कि जो x दिशा में त्रिज्या है अर्थात ये वाली जो त्रिज्या है इसका मान हो जाएगा 3 इकाई और ये भी 3 इकाई ही आएगी। तो ये 3 इकाई हो गई और यहां भी ये 3 इकाई हो गई। और जो y दिशा में त्रिज्या है उसका मान 5 इकाई होगा, क्योंकि b का मान 5 है। तो ये जो हमारे पास त्रिज्या आएगी ये 5 इकाई हो जाएगी और ठीक इसी तरह यहां पर भी ये 5 इकाई ही होने वाली है। तो हमारा काम बन गया, हमने इस दीर्घवृत्त को आलेख में दर्शा दिया। अब यहीं से मैं क्या करना चाहता हूं, जो दीर्घवृत्त की विशेष स्थिति में वृत्त आ रहा होता है उसके बारे में भी जानकारी लेना चाहता हूं। तो यदि हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था वृत्त का समीकरण क्या होता है। वृत्त का समीकरण हमने इस प्रकार से देखा था, x² प्लस y² बराबर में r²। यह उस वृत्त का समीकरण है जिसका जो केंद्र है वह मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पर है और उसकी त्रिज्या r इकाई है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा बीजगणितीय बदलाव कर देते हैं। तो देखिए यहां से हमें क्या मिल रहा होगा, यदि हम दोनों तरफ r² से भाग कर लेते हैं तो x² बट्टा में r² प्लस में y² बट्टा में r² और यह बराबर आ जाएगा r² बट्टा r² यानी 1। तो ऐसा करने पर यह दीर्घवृत्त के रूप में आ गया, किंतु यहां पर देखिए a² की जगह पे r² है और b² की जगह भी r² ही है, यानी a और b के मान आपस में बराबर आ गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो दीर्घ अक्ष की लंबाई है वह लघु अक्ष की लंबाई के बराबर आ गई है। इसका अर्थ हो गया कि ये जो दीर्घवृत्त है ये ना तो छोटा एवं मोटा दीर्घवृत्त होगा और ना ही ये लंबा व पतला दीर्घवृत्त होगा। यह एकदम सटीक गोलाकार आकृति आएगी जिसे हम वृत्त कहते हैं। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि वृत्त जो है वह दीर्घवृत्त की ही एक विशेष स्थिति में आ जाता है जब a और b के मान आपस में बराबर आ रहे हों। चलिए अब हम इसे थोड़ा सा जटिल बना लेते हैं और इस प्रकार का सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। हम क्या करने वाले हैं, ये जो दीर्घवृत्त है इसको अब दाईं दिशा में थोड़ा सा स्थानांतरित करेंगे
अभी इसका केंद्र 0,0 है। हम क्या चाहते हैं, इसका केंद्र 5,0 हो जाए, यानी 5 इकाई से इसको स्थानांतरित करने वाले हैं। तो यहां पर ऐसे मान लीजिए कि हम 5 इकाई चले, तो जैसी 5 इकाई चले हैं, लगभग इतनी हो जाएगी 5 इकाई, यह बिंदु मान लीजिए कितना हो गया 5,0। तो इस बिंदु के निर्देशांक है 5,0, हमें इसे स्थानांतरित करना है इस प्रकार। इसे स्थानांतरित करने हेतु यदि हम ये पद देखें और मैं आपसे पूछूं कि यहां पर हम इसे किस प्रकार से लिखें कि x बराबर 5 लिखने पर यह 0 हो जाए, तो इसके लिए हमें इसे इस प्रकार से रूपांतरित करना पड़ेगा। हम इसे लिखेंगे x माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर x बराबर 5 रखने पर यह 0 बन जाएगा, और बट्टा में 9, और y दिशा में तो हम कोई स्थानांतरण नहीं कर रहे, तो इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, y स्क्वायर बट्टा में 25 और बराबर में 1। इसे समझने हेतु हम इसे बना लेते हैं। तो यह दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से बन जाने वाला है। यहां पर फर्क बस इतना ही आया कि इसका केंद्र 0,0 से 5,0 हो गया है, बाकी यह ठीक पहले वाले दीर्घवृत्त जैसा ही है। ठीक इसी प्रकार की कुछ चीज हमने वृत्त वाली वीडियो में भी देखी थी कि यहां पर यदि x माइनस 5 का वर्ग इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हमने केंद्र को धनात्मक x दिशा में 5 इकाई से स्थानांतरित कर दिया है। अब इसे हम याद रखने की दृष्टि से ऐसे भी समझ सकते हैं कि x के बाद में जो ये -5 लिखा हुआ है, इसको हम -1 से गुणा करेंगे, उतनी ही इकाई धनात्मक x दिशा में प्रतिस्थापित हो गया है। ठीक ऐसे ही यदि +5 होता तो उस हिसाब से स्थानांतरण हो जाता। अब यहां पर देखिए जो ये x माइनस 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यह इस x स्क्वायर का ही समतुल्य है, यानी ये जो x माइनस 5 का स्क्वायर आ रहा है, ये यहां पर ये जो x स्क्वायर आ रहा है इसके ही समतुल्य है। किस प्रकार है, क्योंकि यहां पर जब केंद्र के निर्देशांक 0,0 थे, यानी x निर्देशांक 0 था केंद्र का, तब x यहां पे 0 रखने पे y स्क्वायर का मान 25 आएगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर जब जो दीर्घवृत्त के केंद्र के निर्देशांक 5,0 यानी x निर्देशांक 5 है, तो x 5 रखते ये भी 0 बन जाएगा और y स्क्वायर का मान 25 मिलेगा, और दोनों से ही हमें y का मान ±5 मिल जाएगा, जो कि यहां पर इन वाली दूरियों को बता रहा होगा। अब यह मान लीजिए कि हमें इस दीर्घवृत्त को 2 इकाई से नीचे की ओर स्थानांतरित करना है, इसे ही करना है। तो देखिए यदि हम शंकु परिच्छेद में किसी भी वक्र की बात कर रहे हैं, जैसे कि यदि हमें किसी वक्र को 5 इकाई धनात्मक x अक्ष में स्थानांतरित करना है, तो हम x को x माइनस 5 से प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक ऐसे ही मान लीजिए हमें 2 इकाई नीचे की ओर स्थानांतरित करना है, न केवल दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं, हम सभी वक्रों की बात कर रहे हैं जो कि शंकु परिच्छेद में आते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, y को y+2 से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो जो दीर्घवृत्त है वह कुछ इस प्रकार का आ जाने वाला है, यानी क्या हुआ है कि यह 2 इकाई से ऐसे नीचे की ओर आ गया है, 2 इकाई से नीचे की ओर आ गया है। तो इसका जो समीकरण है वह क्या बन जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर, जो x का भाग है वह तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बट्टा में 9 है, प्लस में y के स्थान पर y+2 आ जाएगा, y+2 का स्क्वायर बट्टा में 25, और इसका मान 1 के बराबर आएगा। और यहां पर हम देख सकते हैं कि अब ये जो y+2 है, इसे 0 बनाने के लिए y का मान हमें -2 रखना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही, क्योंकि अब यहां पर केंद्र का जो y निर्देशांक है वो -2 आ जाएगा ना, तभी यहां पर -2 रखना पड़ेगा, यह 0 बन जाएगा। ये उसी प्रकार व्यवहार कर रहा है जैसे यहां पर ये y व्यवहार कर रहा था, क्योंकि यहां पर केंद्र का y निर्देशांक कितना था, ये शुरू वाला दीर्घवृत्त है, इसके लिए केंद्र का y निर्देशांक 0 था, तो 0 रखने पर यह पूरा पद ही 0 बन रहा है। ठीक ऐसे ही यहां पर -2 रखने पर भी ये पूरा पद 0 बन रहा है, तो ये एक भांति ही व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह इस दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाएगा, यानी कि y बराबर -2 रखने से हमें यहां पर एक समान व्यवहार मिल रहा है। जैसे कि y -2, मान लीजिए ये समान बिंदु इस प्रकार आ रहा है, और यहां पर y बराबर 0 रखने पर यह हमें समान बिंदु की बात ही व्यवहार कर रहा है, यानी कि 2 इकाई से नीचे की ओर स्थानांतरित हो जा रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि आप इतना सब लिखा हुआ देखकर उलझन में पड़ जाएं, तो हम इससे संबंधित सारांश रूप में एक सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए हमें एक दीर्घवृत्त की रचना करनी है जिसका समीकरण है y-1 का स्क्वायर बट्टा में 4 प्लस में x+2 का स्क्वायर बट्टा में 9 और बराबर में है 1। तो यहां पर इसका जो केंद्र है वह मूल बिंदु तो है नहीं, ये थोड़ा सा स्थानांतरित किया हुआ दीर्घवृत्त है,
तो हम इसी से मिलता जुलता रूप वाला दीर्घवृत्त का समीकरण लिख लेते हैं, जिसका जो केंद्र है वह मूल बिंदु यानी 0,0 हो। तो यहां पर y² बट्टा 4 प्लस में x² बट्टा 9 बराबर में 1। तो अब ये जो दीर्घवृत्त है इसका जो केंद्र है वह क्या है, मूल बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं इसका जो केंद्र है उसके निर्देशांक तो 0,0 ही है, और इसी से मिलता जुलता यानी इसी को हमने थोड़ा स्थानांतरित कर दिया है, तो हमें ये वाला दीर्घवृत्त मिल रहा है। तो इसका यदि हम केंद्र लिखना चाहें, केंद्र के निर्देशांक, तो वे क्या आ जाएंगे। केंद्र के लिए यहां पर देखिए x + 2 को 0 रखेंगे तो x का मान -2 मिल जाएगा, और y - 1 को 0 रखेंगे तो y का मान 1 मिल जाएगा। तो इसका केंद्र -2,1 हो जाने वाला है। और यहां से देखिए जो x अक्ष में त्रिज्या है, यहां पर बट्टा में 9 लिखा हुआ है, तो 9 का अर्थ क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी x अक्ष की जो त्रिज्या है वह 3 मिल गई। और यहां पर 4 लिखा हुआ यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो जो y अक्ष की त्रिज्या है वह 2 मिल गई। चलिए अब इस दीर्घवृत्त को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर y अक्ष का निर्माण करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा y अक्ष आ जाएगा, फिर हम x अक्ष बना देते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा x अक्ष हो जाने वाला है। तो पहले तो देखिए यहाँ पर ये मूल बिंदु होगा कुछ इस प्रकार से, हम 1 इकाई चले इस तरफ और 1 इकाई और चले तो ये -2 वाला बिंदु आया। इसी प्रकार यहां पर हम 1 इकाई चले और 1 और इकाई चले, तो अब ऊपर 1 इकाई चल देते हैं, तो ये -2,1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x अक्ष की त्रिज्या 3 इकाई है, तो 1 2 3 यानी यहां तक आ जाना है। यहां पर हम एक रेखा बना देते हैं कुछ इस प्रकार की। तो इसी प्रकार अब 3 इकाई इस तरफ भी चल देते हैं, तो मान लीजिए इस प्रकार से 1 हो गई, 2 हो गई और ये तीसरी इकाई हो गई। तो इसके संगत ये बिंदु आ रहा होगा कुछ इस प्रकार से, इसको भी इससे मिला देते हैं, तो ये ऐसे मिल जाने वाला है। अब y अक्ष में त्रिज्या है 2 इकाई, तो 1 और 2। इसी प्रकार से देखिए ये बिंदु आया एक, तो यहां से इसको इससे मिला देते हैं, और इसी प्रकार से ये भी इतनी ही आ जाने वाली है लगभग, ये भी इतनी ही आएगी। और यहां पर ये जो बिंदु है ये आ जाएगा 1 इकाई। तो अब हम दीर्घवृत्त बना सकते हैं। तो दीर्घवृत्त अब कुछ इस प्रकार से बन जाने वाला है हमारा, ये हमारा ऐसे बनेगा, कुछ ऐसा सा दीर्घवृत्त ये आ जाने वाला है। तो ऐसा ये दीर्घवृत्त बन जाएगा, और यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो है x अक्ष की त्रिज्या 3 इकाई है, यहां पर ये भी 3 इकाई है। जो y अक्ष की त्रिज्या है वह कितनी होने वाली है, y अक्ष की त्रिज्या हम कह सकते हैं 2 इकाई होने वाली है। तो यह 2 इकाई इस प्रकार से और 2 ही इकाई इस प्रकार से आ जाने वाली है। अब देखिए यदि हमें यह बिंदु निकालना है, तो चूंकि यहां पर केंद्र के निर्देशांक -2,1 हैं, तो हम 3 इकाई इस तरफ आ रहे हैं, यानी कि ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 1,1। और यदि हम ये निर्देशांक देखें तो ये कितना बन जाएगा -5,1। इसी प्रकार से आप अन्य निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। तो अब भविष्य की वीडियोस में हम क्या करेंगे, ये जो दीर्घवृत्त का रूप लिखा हुआ है इसे सरल करके लेके आएंगे, जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि यह एक दीर्घवृत्त का ही रूप है, यानी कि एलिप्स का ही फॉर्म है।